दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 11th हिंदी का एक और नया मॉडल पेपर। यहाँ पर सामान्य हिंदी कक्षा 11 का ये मॉडल पेपर AP23 कोड का आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर सभी विषय के मॉडल पेपर्स बोर्ड, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम के लिए आपको बताता रहता हूँ, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती है और जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो इसी सीरीज़ में हम लाए हैं आज सामान्य हिंदी कक्षा 11 का पेपर। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गाँव से देख रहे हो, अपने शहर या गाँव का नाम कॉमेंट में ज़रूर लिखना। आपको बता दूं कि ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में सिलेबस लगभग सेम होता है। 100 नंबर का ये पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी कविता साहित्य के इतिहास से कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। 5 आते हैं गद्य साहित्य से और 5 पद्य साहित्य से। कैसे होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न। तो गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। कई सारे पेपर सामान्य हिंदी के मैं सॉल्व कर चुका हूं, जिनके वीडियोस पूरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो उनको भी जाकर देख लेना। आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। और अगर आपका कोड मिलता है तो बिल्कुल सेम भी पेपर आ जाता है, लेकिन अगर आपका कोड नहीं भी मिला तब भी इसी के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। ऐसे ही मिलते जुलते आपके प्रश्न आएंगे। तो इसको मॉडल पेपर की तरह आपको देखना है, पूरा वीडियो ध्यान से, और इसको आप सॉल्व करके जाएंगे। इसको देख कर जाओगे तो 99% चांस है कि आपका पेपर अच्छा होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका संपादित की? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये इन्होंने पत्रिका संपादित की थी। 3rd ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सरदार पूर्ण सिंह लेखन का युग क्या है? तो आप कमेंट में बताओ कि सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग क्या है। मतलब ये भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। इसके बाद काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा। तो इसका जो 2nd ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसकी स्थापना द्विवेदी युग में हुई थी। इसके बाद पद्य साहित्य यानी कविता साहित्य के इतिहास से प्रश्न आ गए हैं कि देखिए परमाल रासो किस काल की रचना है? तो खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, ये सभी आदि काल की रचनाएं हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला है प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। 4th ऑप्शन करेक्ट है। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो छत्रसाल दशक, पहला ऑप्शन करेक्ट है। भारतेंदु युग की रचना है तो प्रेम माधुरी, ठीक है, भारतेंदु युग की रचना है। इसके बाद विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास, हम जानते हैं विनय पत्रिका के रचयिता होंगे। इसके बाद वही आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। इसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे। कौन से? सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उसके बाद वर्णित प्राकृतिक दृश्यों में अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। जो उपरोक्त गद्यांश में प्राकृतिक चित्रण है उसके बारे में। उल्लुओं को शोक ने क्यों घेरा है? उत्तर दीजिए। चक्रवाक आनंदित क्यों हो गए? उत्तर दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश क्या होता है? जिसके नीचे रेखा बनी होती है, जो अंडरलाइन वाली लाइंस होती हैं, उसकी व्याख्या करनी होती है। तो पैसेज को 2-3 बार अच्छे से पढ़ोगे, चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर क्लास में ध्यान दिया होगा तो ये आप 100% 10 के 10 नंबर इसमें लाओगे। तो यहाँ पर 2 गद्यांश दिए होंगे, किसी एक का आपको ये 5 प्रश्नों के उत्तर देना। अब आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है, ये वाला पैसेज है, ये अंडरलाइन पोर्शन है। तो यहाँ पर भी क्या करना है? वही काम, संदर्भ लिखना है कि पाठ कौन सा है, लेखक कौन है, रेखांकित अंश की व्याख्या, कहाँ पर रेखांकित अंश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद उपरोक्त गद्यांश में वर्णित आचरण की विशेषताओं का उल्लेख करना है। संक्षेप में सिद्ध कीजिए कि मौन व्याख्यान का प्रभाव विचार चिरस्थायी होता है। मौन व्याख्यान तथा निघट्टू शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो 5 प्रश्न के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब यही कार्य आपको पद्य के साथ करना है, मतलब कविता का अंश दिया होगा। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद बदी हमसो हरि आहार चली जा। तो ये पूरा आप पैसेज पढ़ेंगे। इसमें भी पद्यावतरण का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है? ये 2 लाइन्स रेखांकित अंश है। इसके बाद
पद्य में विद्यमान शैली का उल्लेख कीजिए। पद्यावतरण में काव्य सौंदर्य बताइए कि रस कौन सा है, छंद कौन सा, अलंकार कौन सा है। कहत कत परदेसी की बात, इस पंक्तियों के द्वारा गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं, तो ये आप कर सकते हैं। नहीं आता तो अथवा में एक और पद्यांश का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वही करना है। क्या करना है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखते हैं कि कविता का अंश पद्यावतरण के किस पाठ का है, कौन सी कविता है, कविता का नाम क्या है और उसके रचयिता कौन है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, जितना रेखांकित अंश है इसमें इतना ही रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद प्रयुक्त अलंकार बताइए। पद्यांश में काव्य सौंदर्य लिखिए, रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली। ठीक है, और पद्यांश की भाषा एवं शैली का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर आपको जीवन परिचय मिलेंगे 2, 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर आप एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखेंगे और एक कवि का जीवन परिचय और उसकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में लिखेंगे, रचनाओं के नाम लिखेंगे। लेखकों में सरदार पूर्ण सिंह का आप लिख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लिख सकते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिख सकते हैं। और कवियों में आप किसी एक कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और कबीरदास में से किसी एक का। इसके बाद बलिदान कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। नहीं आता तो अथवा में क्या है, अथवा में आपको ऑप्शन मिला है आकाशदीप कहानी की कथा सार अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद अपने द्वारा पठित नाटक के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु का सारांश लिखिए या गरुड़ ध्वज नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, सभी को तैयार करना है अपना खंड काव्य। और बलिदान हो गया, जो कहानी होती है उसकी कथा वस्तु ज़रूर तैयार करना। आकाशदीप कहानी या फिर बलिदान कहानी का कथा सार, कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद खंड खा आ जाता है। यहाँ पर संस्कृत से स्टार्ट होगा। संस्कृत का कोई एक पैराग्राफ आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो एक है ये, ठीक है, एक ये पैसेज हो गया। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुण मुगल शासका अकबर नामा दिल्लया सुदूरी पूर्वस्य दिशा स्थितियों कड़ा जौनपुर नामक समृद्धियों राज्य निरीक्षण दुष्कर विजय तमोर्धमय प्रयोग। दोस्तों मुझे ज़्यादा संस्कृत यहाँ पर मैंने पढ़ी नहीं है, आप पढ़ते हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो फिर आप इसका ट्रांसलेशन आपको करना होगा, तो ही आपको यहाँ पर 7 नंबर मिलेंगे। और ये करना ही होता है सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को। कोई एक करना है, 2 पैसेज दिए देखो बच्चों अथवा में, तो किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित। यही काम आपको श्लोक में करना है 5 नंबर का, कि श्लोक का संदर्भ आपको लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ईद का चांद होना, आंखों का तारा होना, जितना मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। ईद का चांद होना यानी कि बड़ी कठिनाई से कोई चीज़ प्राप्त होना या बड़ा कम दिखना किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का। जितने मुंह उतनी बातें, आप समझते ही हैं कि जितने ज़्यादा मुंह होते हैं उतनी प्रकार की बातें होती हैं किसी टॉपिक पर। अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक है, यानी समझ ना आना, और आंखों का तारा होना यानी अत्यधिक प्रिय होना। किन्हीं 2 का वाक्य प्रयोग करना है आपको, उनका अर्थ लिख के। तो आंखों का तारा होना का ज़रा आप वाक्य प्रयोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ पर कुछ आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। अनल अनिल शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो अनल क्या होता है, अनिल क्या होता है और अनल क्या होता है। तो अनल अग्नि और अनिल वायु, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो गया। घन शब्द का सही अर्थ क्या है। घन माने क्या होता है, घन माने बादल होते हैं, ठीक है, बादल होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 2 वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द। सबकी बातें सहन करने वाला, सबकी बातें जो सहन कर ले उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ठीक है। सत्य बोलने वाला सत्यवादी कह सकते हैं। दूसरों की भलाई करने वाला परोपकारी। लंबी आयु वाला चिरायु भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करिए। घर गिर जाने का संदेह, घर गिर जाने का संदेह। केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाए, प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया। 4 कानपुर के व्यक्ति आए, 4 व्यक्ति कानपुर से आए। तो 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, आप कर लेंगे। इसके बाद श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। अनुप्रास अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण और उदाहरण, यानी श्रृंगार का करो या करुण का करो, अनुप्रास का करो या श्लेष का करो।
और दोहा का लक्षण या उदाहरण या फिर सोरठा का किन्हीं एक का करना, रस छंद अलंकार 6 नंबर का सेट ये आपका बनेगा। इसके बाद किसी बैंक के मैनेजर को कोई व्यवसाय करने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए अथवा अपने नगर अथवा गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके बाद निबंध आपको 12 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में आप 5 से 6 7 पेज तक भी लिख सकते हैं। एक निबंध लिखेंगे, राष्ट्रभाषा हिंदी, भारतीय समाज में नारी का स्थान, महंगाई की समस्या या पर्यावरण प्रदूषण। तो ये पूरा पेपर था, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अच्छा बिल्कुल पेपर है, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। एक बार इसको अच्छे से सॉल्व करना। और भी मॉडल पेपर पढ़े हैं क्लास 11 सामान्य हिंदी के, उसको भी सॉल्व करके जाना। कोड मिलता है तो बिल्कुल सेम भी आ सकता है, नहीं मिला तब भी इसी के अकॉर्डिंग मिलता जुलता पेपर आपका आ सकता है। ये मॉडल पेपर है, इससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करो और भी पेपरों को आप मॉडल पेपर की तरह सॉल्व किया करो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यहाँ पर सारे मॉडल पेपर्स आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताता रहता हूँ, प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और लाइक करके एक अच्छा सा कॉमेंट जरूर लिखना दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।